छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनावी संग्राम खत्म हो चुका है। 24 के रण में जहां बीजेपी ने 2 सांसदों को दोबारा मौका दिया, जबकि 9 टिकट नए चेहरों को दिए, तो वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के किलों को बचाने के लिए दिग्गजों पर दांव लगाया। तीनों चरणों में हुए मतदान के बाद जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्लीन स्वीप यानी कि सभी 11 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व का समापन छत्तीसगढ़ में हो गया है। 3 चरणों में चुनाव था, तो कल 7 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव संपन्न हुआ है और अच्छा मतदान हुआ है। और जिस तरह से हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी सीट छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब जगह से फीडबैक लिए हैं, पूरी सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बीजेपी के इस दावे को कांग्रेस दिन में सपने देखना जैसा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसके सामने लोगों तक पहुंचने की बड़ी चुनौती थी। इसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी वर्गों तक पहुंचे हैं। भाजपा के दावों पर कांग्रेस का कहना है कि ये देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। मोदी सरकार 10 साल में कोई योजना ऐसी नहीं लाई जिससे जनता को लाभ हो। 10 साल सिर्फ भाषण ही सुनने को मिला है। कांग्रेस की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है। परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। लोगों तक पहुंचना एक बड़ा लक्ष्य था, एक बड़ा टारगेट था। उसको हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में इस चुनाव को हम लोगों ने लड़ा है। चुनौती थी, उस चुनौती को साहस करके पूरा ताकत लगाकर खेत में गए, खलियान में गए, मनरेगा के मजदूरों के पास सवेरे 5:30-6 बजे गए, ट्रेन का सफ़र किया, लोकल ट्रेन की स्थितियाँ क्या है उसको देखने का काम किया। मैं समझता हूँ एक अच्छा अनुभव रहा और ये चुनाव पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव था। कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ इस चुनाव को लड़ा है। मैं समझता हूँ और जनता 10 सालों में कहीं ना कहीं परेशान है। सरकार की योजनाओं से जनता को लाभ मिलता है, सरकारी संस्थाओं से जनता को लाभ मिलता है, लेकिन इन 10 सालों में कोई सरकारी संस्था केंद्र सरकार की और कोई सरकारी योजना ऐसी नहीं रही जिससे जनता को लाभ मिले। भाषण से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन 10 सालों को खराब कर दिया। 3 चरणों में हुए मतदान के बाद प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। मतदान के रुझानों को देखकर राजनीतिक पार्टी के दिग्गज गणित लगा रहे हैं और अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। इन दावों पर कौन कितना खरा उतर पाता है, ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष हरपाल के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ कौन किस पर भारी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान के बाद प्रदेश की सभी 11 सीटों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 जून को ईवीएम खुलने के बाद अब यह तय हो जाएगा कि प्रदेश में कौन आखिर किस पर भारी पड़ने वाला है। हालांकि दोनों ओर से दावे वादे लगातार जारी है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 4 जून को रिजल्ट आखिर क्या कहलाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, उससे पहले गोहार पॉइंट्स जान लेते हैं। 24 की जंग में जनता रही किसके संग? क्या है भाजपा के क्लीन स्वीप के दावे का आधार? कांग्रेस को कहां से नजर आ रही परिवर्तन की उम्मीद? मोदी की गारंटी और कांग्रेस का न्याय पत्र, जनता ने किसे दी तरजीह? तो इन्हीं सब सवालों के साथ, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। मुकेश शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंजय चंद्राकर जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। तो अमित जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। बीजेपी तो क्लीन स्वीप की बात कर रही है, लेकिन आपका कहना है कि इस बार परिवर्तन करेंगे, अच्छे मार्जिन के साथ उभर के आएंगे। तो क्या कुछ, कितने परिवर्तन की आप उम्मीद कर रहे हो? आधार क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? खुशी जी, उन्हें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गाली दिल बहलाने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है। वो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं था और ये परिवर्तन का समय है और ये ऐतिहासिक क्षण था। 3 फेज के बाद जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया
और ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। और मैं बता दूं, ये चुनाव हम, जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है, ये चुनाव इस पुस्तक को बचाने का है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक जो है, ये हमारे देश को बचा के रखी है। और जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भाजपा के लोग, क्योंकि मेजोरिटी के लिए तो खुशी जी आप बेहतर जानती है, 272 सीट्स इज मोर देन इनफ, लेकिन ये कहते हैं 400 सीट। और इनके जो नेतागण थे, चाहे अनंत हेगड़े जी हो, लालू सिंह जी हो, चाहे ज्योति मिर्गा जी हो, लगातार अनगिनत नेताओं ने कहा है हम संविधान को बदल देंगे, एक बार 400 सीट ला दीजिए। तो जनता ने ये देखा इस पूरे चुनाव में कि ज्वलंत मुद्दों पे, जो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दुगनी, कोई भी भाजपा का नेता इस पे बात नहीं करता है। और जैसे हमने अपना घोषणा पत्र लाया तो उसमें रोटी कपड़ा मकान, अब जब ये इनके नेता बात करते हैं खुशी जी, तो ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब्रिस्तान शमशान। और लगातार अगर आप बात करेंगे, अब तो आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार का जो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए था, जैसा मैंने कहा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रल बॉन्ड, संविधान को बचाना, आर्थिक असमानता, नहीं, इनके यहां मुद्दा हो गया है, कहते हैं ना, मछली, मीट, मंगलसूत्र, मुसलमान। और कौन कह रहा है, जो खुद पाकिस्तान में जाके बिना बुलाए जिन्होंने बिरयानी खाई थी। और कौन कह रहा है, उस पार्टी के सदस्य खुशी जी, जिनके नेता जिन्ना की मजार पे जाके जिन्होंने चादर चढ़ाई थी। तो यह इनका असली चाल चरित्र चेहरा है। अब जनता कह रही है हमें इंसाफ चाहिए और इस देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ चाहिए। सुपड़ा साफ मतलब ये नहीं कि बीजेपी स्वतः ही समाप्त हो जाए, इनकी आइडियोलॉजी को हमको समाप्त करना है। हम अहम और वहम में नहीं रहते खुशी जी, क्योंकि लोकतंत्र में दो पार्टी का होना अति आवश्यक है। और अब मैं कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं अब देश की जनता के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। चलिए ठीक है, मुकेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हूँ। मुकेश जी, कांग्रेस पूरी दम भर रही है इस बार अच्छे दिन लाने को लेकर, कह रही है कि अत्याचार जो किया है अब उसका निपटारा करेंगे, न्याय दिलाएंगे लोगों को। जी, पूरे बात पे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई का मैं बात सुन रहा था, सत्य से बहुत दूर। कोई चुनाव लड़ रहे हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो उनकी योजना क्या है, क्या विजन है, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है। उसके बाद लगातार हार से हताश निराश कांग्रेस, अब बौखलाई हुई कांग्रेस। इनको मालूम है छत्तीसगढ़ में ये 2 सीट से ऊपर कभी जीत नहीं पाए, कभी जीत नहीं पाए। जब इनकी सरकार थी तब नहीं जीत पाई है। और कहीं ना कहीं अब इनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीट से कम कभी नहीं गई है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार का लाभ, अब वो दिन लग गए जब इनके प्रधानमंत्री कहते थे हम तो 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा लोगों तक पहुंचता है। अब तो 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया तक पहुंचता है। इन 10 सालों में लोगों ने देखा है, लोगों के टैक्स का पैसा, लोगों का पैसा केंद्र सरकार में सुरक्षित है। एक भी घोटाले नहीं, एक भी घोटाला नहीं। इनकी सरकार में घोटाला, भ्रष्टाचार का अंबार लग जाता है। लोगों ने ये देखा है। तो वास्तव में किसके हाथ में देश है, लोगों को मालूम है। ये ठीक है, कांग्रेस पार्टी में है, इनको बोलना पड़ेगा, लेकिन दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि क्या होने वाला है देश के अंदर में, कौन सी पार्टी जीतने वाली है। ये तो चुनाव भी ढंग से लड़े नहीं है, कहीं दिख नहीं रहे थे, हताश निराश। जैसे कहते हैं ना कि टूटे तन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो ये हताश मन को लेके चुनाव लड़ने चले थे और फिर मोदी जी को गाली देके, भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिना के ये चाहते हैं कि हम सत्ता पालेंगे। ये कैसे होगा? इनको जनता का विश्वास उठ चुका है। अच्छा, और मजे की बात बताऊं मैं खुशी जी, कि जनता का विश्वास उठा तो उठा, कांग्रेसियों का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ गया। ये सबसे बड़ी बात है। लगातार कांग्रेस के बड़े नेता लगातार, और आज तक आज भी लगातार कांग्रेस छोड़ के लोग जा रहे हैं। इससे सिद्ध है कि कांग्रेस पार्टी से लोगों का विश्वास उठ चुका है। अब कांग्रेस पार्टी में वो दम रहा नहीं कि वो देश चला सके, न नेतृत्व रहा, न इनका कोई नियत रहा। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर में 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है।
और हम इसलिए इसलिए इस आधार पे कहते हैं कि हम शुरू से, जब से विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी तैयारी में लग गई थी। बूथ लेवल तक तैयारी किया हमने, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे लगातार लोगों के बीच में जाते रहे। एक एक परिवार के अंदर में 4-4, 5-5 योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा है, सीधा लाभ पहुंचा। आप जाइए गरीबों के घर में, तो उनको प्रधानमंत्री आवास का मकान मिला है, तो कहीं ना कहीं उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर भी मिला है, पेयजल के लिए नल से जल आ रहा है, महतारी वंदन का पैसा मिल रहा है। तो लोगों को मालूम है, लोगों को विश्वास है, मोदी की गारंटी और विष्णु साय जी की सुशासन पे लोगों को विश्वास है, और उसी के आधार पे वोट हुआ है। और इसलिए हम पूरे दम के साथ बोल रहे हैं कि 11 की 11 सीट, पहले 1-2 सीट कमी रह जाती थी, इस बार पूरी 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिलने वाली है। और पूरे देश में 370 सीट भारतीय जनता पार्टी को आने वाली है, और हमारे गठबंधन को 400 सीट आने वाली है। आप 4 जून को रिजल्ट देखिएगा। चलिए ठीक है, इसका जवाब लूंगी अमित जी से। उससे पहले डॉक्टर अंजय चंद्राकर जी के पास में आऊंगी। अजय जी देखिए, जो चुनावी संग्राम था छत्तीसगढ़ में वो तो खत्म हो चुका है, हालांकि रिजल्ट 4 जून को आएंगे और वही बताएंगे कि समीकरण जो बना था आखिर उसका निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है। हालांकि देखा जाए बीजेपी क्लीन स्वीप का जो दावा कर रही है, आप कितना दम उसमें देख पा रहे हो और कितना परिवर्तन कांग्रेस जिस तरह से बात कर रही है आप देख पा रहे हैं? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो 18 साल वाजपेयी जी का जो दौर रहा और 10 साल मोदी जी का, यकीनन यह सत्य है कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के सफलता की स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार हुई। लेकिन छत्तीसगढ़ को देखें तो छत्तीसगढ़ में, उत्तरी छत्तीसगढ़, और उस क्षेत्र को विष्णुदेव साय जी बिलोंग करते हैं, और पहली बार एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिले, तो एक निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट उन क्षेत्रों में है। मैदानी छत्तीसगढ़ अर्बन एरिया है, और दक्षिण छत्तीसगढ़ जो बस्तर वाला जो एरिया है, तो अलग अलग टोपोग्राफी, अलग अलग कह सकते हैं कि चरणों में चुनाव। लेकिन यह भी सत्य है कि भारत के इतिहास का देखिए, हिंदी पट्टी की बात अलग है और पर्टिकुलर छत्तीसगढ़, लेकिन 10-10 साल के इतिहास को आप देखेंगे, आप ले लीजिए 80 से ले लीजिए, तो 10 साल के बाद चाहे इंदिरा जी का युग रहा हो, राजीव जी का, वहां से बढ़ते बढ़ते वाजपेयी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, ये जो 10 साल के बाद निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में जनता अलग मैंडेट देती आई, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ। अमित श्रीवास्तव जी जिन मुद्दों को रखे, बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों को रखे, लेकिन लोकसभा चुनाव में किन्हीं कारणों से उन विषयों के ऊपर यहाँ पर वैचारिक जो मंथन या डिबेट होना चाहिए था वो नहीं हो पाए। लेकिन मूल बात यह है, 400 सीट अगर आप साइंटिफिक रूप से कैलकुलेट करेंगे, अभी 259 सीट बाकी है चुनाव, 259। अब बीजेपी 2019 में इसमें 137 सीटों पर सफलता हासिल की। क्या आज के बदली हुई परिस्थिति में, जहां पर अब पुलवामा नहीं है, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है, इंडिया गठबंधन या फिर विपक्ष उतना बिखरा हुआ नहीं है, तो ये 24 का चुनाव अलग है, और बीजेपी का पहला टारगेट 272 है। अब 272 2019 से ले में तो 30 सीट बीजेपी को ज्यादा मिली कि 272 के बाद। अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन यह मान करके चलती है कि जो हिंदी पट्टी है, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, इसमें अगर हम 1 सीट 2 सीट अगर इंक्रीज करते तो ये हमारे लिए सफलता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिवेश में हम बात करें खुशी जी, तो निश्चित रूप से काफी फाइटिंग रहा है चुनाव में, पिछले समय बड़ी बड़ी लीड रही है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर अपने अनुभवी नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारी है, बीजेपी भी उतारी है, लेकिन कुछ सीटों पर कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों के द्वारा प्रत्याशी के मसले के ऊपर जो डिसीजन हुआ, अब उसमें जनता किस तरह से उन प्रत्याशियों को
स्वीकार करती है यह तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज की परिस्थिति में निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव चरण दर चरण जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, फाइटिंग है और कोई सभी राजनीतिक दलों के दावे हैं, लेकिन मे भी भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को आप निकाल करके देखेंगे तो मे भी इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी संख्या वाली पार्टी कोई एक पार्टी हो सकती है, लेकिन इसकी भी गुंजाइश है कि भविष्य में मिली-जुली सरकार भी हो सकती है। जी चलिए, बिल्कुल अमित जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अमित जी देखिए, मुकेश जी की बात पे ही आऊंगी मैं कि जितने दावे वादों के साथ आप चुनावी मैदान में रहे हैं, जितने दावे वादे किए हैं, न्याय की आप गारंटी लेकर आए हैं, लेकिन क्या उतनी मजबूती जितनी दावे वादों में थी पार्टी में देखने को मिली है? क्योंकि पार्टी की ओर से हमने देखा था कि जिस तरह की बयानबाजी सामने आई थी, स्लीपर सेल की हम बात कर ले या फिर ये बात कर ले दल बदल का दौर देखने को मिला, तो सिर्फ दल बदल का दौर यही देखने को मिला है चुनाव के ठीक पहले कि कांग्रेस बिखरती हुई नजर आई है। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है चुनाव में? और दूसरी बात ये भी कि मोदी की गारंटी पर बीजेपी काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था भूपेश का भरोसा वर्सेस मोदी की गारंटी, भूपेश का भरोसा फीका पड़ा था। खुशी जी कहते हैं ना कि उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, उसे गुमान है कि मेरी उड़ान कम है और मुझे यकीन है कि मेरा आसमान उसके आसमान कुछ कम है। कहते हैं ना कि देखिए, पिछले बार अगर आप देखेंगे तो विधानसभा में हमने 68 सीट जीती थी, लेकिन लोकसभा में इनके 9 सीट आई। तो और अगर आप देखेंगे सारे एग्जिट पोल कहते थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, और जैसे आज ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हम पुनः रिपीट होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने जैसा कहा, ये ऐतिहासिक क्षण होने वाला है और ये परिवर्तन का जो बयार चल चुकी है, और जिस प्रकार से ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, जनता ने डिसाइड कर लिया। और मैंने जैसा कहा ना कि अब जनता भी कह रही है अब नहीं होगी भूल, 4 जून के जा रहा है कमल फूल। और लगातार मैं आपको बता दूं कि देश की जनता की पीड़ा को भी समझना होगा। आपने कहा भूपेश जी का विश्वास और मोदी जी की गारंटी। अब देश की जनता कह रही है मोदी जी की गारंटी जो उन्होंने वादे किए थे, मैं उस पर ही आता हूं। कहते हैं ना, मेरी रातों की नींद को दिक्कत ना मंदिर की घंटी से है, मैं ना मेरे रातों की नींद की दिक्कत ना मुझे मंदिर की घंटी से है, ना मस्जिद की अजान से है। मेरे रातों की नींद को दिक्कत बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई से है। मेरी रातों की नींद की दिक्कत मरते हुए जवान और आत्महत्या करते किसानों से है। और लगातार आपको बता दूं कि इन मुद्दों पे बीजेपी बात नहीं करती है। ये ज्वलंत मुद्दा थे, लोगों के दुख दर्द को आपको समझना होगा। और जिस प्रकार से आपने 16 लाख करोड़ रुपए अपने कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने वेव ऑफ कर दिए, आपने गरीबों को क्या किया? मैं बताता हूं, ये 4 मुद्दों पे इन्होंने अपने घोषणा पत्र को लाया था। खुशी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ये 4 मुद्दे ये थे कि इन्होंने जो 4 अपने बिंदु डिसाइड किए थे कि विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ। पहला, युवा शक्ति। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। ऑफिशियल रिकॉर्ड 10 लाख का है लोकसभा में, तो यहाँ ये फेल हो गए, युवाओं को छलने का काम किया। दूसरा था नारी शक्ति। नारी शक्ति में भी इन्होंने कहा था कि महिला खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे और मेरी मातृ शक्तियों को किस प्रकार से घसीट के हमारी माताओं बहनों को इन्होंने खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे किया। और आज उस सांसद के बेटे को टिकट दे दिया। मतलब इस बार हमारी मातृ शक्ति इन पे विश्वास नहीं करने वाली। गरीबों की ये बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, इनके राज में आने के बाद गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। और 22 लोगों ने 70 करोड़ लोगों का संपत्ति का जो है ना हिसाब जो है, मैं कहना चाहता हूं 22 लोगों के पास है। ये ऑर्फम की रिपोर्ट कहती है। मतलब इनके राज में गरीब और गरीब हुआ है। चौथा इन्होंने कहा किसान, तो 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की इन्होंने बात की थी, लागत दुगनी कर दी साहब। मतलब चारों पॉइंट पे ये फेल हो गए खुशी जी। और आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये अगर इतना अच्छा काम कर रहे होते तो 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज था 65 साल में, और इस अमृत काल के 10 साल में अगर अच्छा काम करते तो 265 लाख करोड़ रुपए कर्ज नहीं हो जाता। मतलब आप कहीं ना कहीं समझिए, इनको आर्थिक नीति की समझ नहीं है। और बहुत विद्वान हमारे सर बैठे हैं। ठीक है, इसका जवाब लूंगी। ठीक है, बीजेपी मुद्दों से भटका रही है, लेकिन अमित जी मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस की जो मजबूती फिलहाल गड़बड़ाई हुई है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि हाल ही में हमने देखा राधिका खेड़ा तो अभी ताजा उदाहरण है ना। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कहते हैं ना कि अगर आप कहेंगी तो जितने इन्होंने आरोप लगाए, जितने नेताओं पे, चाहे अजीत पवार जी पे हो चाहे दीगर नेता पे हो, आज आप देखिए जिस पे भी इन्होंने आरोप लगाए, अगर ये कहते थे कि कांग्रेस के नेता
ये किए वो किए, और अभी ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। 10 साल आपकी सरकार थी, किस नेता को आपने अंदर कर दिया बताइए? और रही बात, खुशी जी आइडियोलॉजी होती है, कौन व्यक्ति क्यों गया मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने 15 सालों तक इस प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और हमारे कार्यकर्ता इधर उधर नहीं हुए, और 15 सालों बाद हमने इसी कार्यकर्ता की बदौलत बीजेपी को यहां से उखाड़ फेंका था। तो ये गुमान ना करे, अहम और वहम में ना रहे, यही कार्यकर्ता हमारे, और आज भी बीजेपी के पास साउथ में कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि नॉर्थ पे हाफ है, मुकेश साउथ जी से। पे मुकेश साफ जी है। देखिए, मुद्दों पर लेकिन आप हमारे बात नहीं पास करते, पूरे देश महंगाई में बेरोजगारी कार्यकर्ता पर। दूसरी बात, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और फिर सवाल आप कांग्रेस की मजबूती पर उठाते हैं। खुशी जी, आत्मविश्वास को यदि अहंकार कहते हैं, तो यदि काम करेगा तो आदमी के पास में आत्मविश्वास रहेगा, और उस आधार पे हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीत रहे हैं। अब दूसरी तरफ ये खाली मुद्दे बिना किसी ठोस कारण के, अब ये महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देश में जितने दिन भी कांग्रेस की सरकार रही है, एनडीए की सरकार रही है, यूपीए की सरकार रही है, उससे अभी महंगाई दर नीचे है। इनके 10 साल के सरकार में भी 8.2% महंगाई दर हुआ करता था, आज महंगाई दर 5% के आसपास है। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मुद्रा लोन के माध्यम से यदि 40 करोड़ लोग लोन लेते हैं, 23 लाख करोड़ रुपया लोन जाता है, तो उससे रोजगार का सृजन होता है। ये सरकारी नौकरी के आंकड़े चाहे जो बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं जब 4 करोड़ लोगों को आवास मिल जाता है तो उसको मोदी की गारंटी कहते हैं। जब 11 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बन जाते हैं तो उसको मोदी की गारंटी बोलते हैं। जब 10 करोड़ लोगों के ऊपर घरों के अंदर में गैस कनेक्शन मिल जाते हैं तो उसको मोदी की गारंटी। 35 लाख लोगों के घरों में छत्तीसगढ़ में खाली नल से जल पहुंच जाता है तो उसको मोदी की गारंटी कहते हैं। मुकेश जी, समय की किसानों की भी बात कर ले लीजिएगा प्लीज। चंद्राकर जी से मेरे को प्रतिक्रिया ले लेने। जी मुकेश जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो जब योजना का लाभ सीधा पहुंचा है, गरीबों के घर में सीधा योजना का लाभ हुआ है, तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। चलिए ठीक है, गरीबों को लाभ पहुंचा है, गरीब किसको चुनते हैं ये देखने वाली बात होगी। 4 जून को चंद्राकर जी से प्रतिक्रिया ले लेते हो। चंद्राकर जी देखिए, दावे वादे दोनों ही पार्टियों की ओर से इस चुनाव में देखने को मिले हैं, मुद्दे कई गरमाए हैं। अगर कांग्रेस की हम बात कर ले तो जिस तरह से एक अफरा तफरी कांग्रेस में देखा जाए तो देखने को मिली थी, कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं इस बार भी लड़ती हुई नजर आई थी। क्या वो असर अब चुनाव में देखने को मिल सकता है? बीजेपी के कई ऐसे मुद्दे हैं, राम मंदिर जैसा मुद्दा देखा जाए तो बीजेपी को क्या इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है? कौन से ऐसे मुद्दे रहे दोनों ही पार्टियों के, और इन मुद्दों को देखते हुए क्या कुछ समीकरण अब देख पाते? देखिए खुशी जी, हर चुनाव में 2014 देखिए, 19 देखिए, या उसके पहले जब कांग्रेस का एक प्रकार से एकाधिकार होता था, उस समय भी वो बिरले लोग होते हैं जो अपनी पार्टी के प्रति लगातार निष्ठा रखते हैं। अधिकांश लोग रखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मौसम वैज्ञानिक जैसे होते हैं और उनका आया राम गया राम लगा रहता है। ये भारतीय राजनीति में सदैव हुआ है। अब तो इलेक्टेड एमएलए, इलेक्टेड एमपी, इनको भी हम लोग देखे हैं कि किस तरह से ये आया राम गया राम की राजनीति करते हैं। ये अलग मुद्दा है, लेकिन जनता का जो विषय है, और जनता जब पहाड़ों को पार करके वो आदिवासी या फिर नदियों नालों को तैर करके जब वो जाते हैं मतदान करने, तो वो जो जज्बा है वो महत्वपूर्ण है। और वो जो एक तरंग लेकर के अपने मन में विषय लेके चलते हैं और जो मोहर लग देश की दिशा तय होती है। निश्चित तौर पर चंद्राकर जी, कहा जा सकता है कि जनता की जो उम्मीदें हैं, जिन उम्मीदों के साथ जनता वोट करती है, देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सी पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है, किस पार्टी पर जनता भरोसा करती है, ये देखना 4 जून को हो पाएगा। 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे। तो फिलहाल समय की कमी के चलते इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो चुनावी संग्राम था वो खत्म हो चुका है। अब संग्राम का रिजल्ट क्या होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तो गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।